अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जिस तरह से कल हमने हाफ़िज़ अब्दुल मजीद मदनी साहब से हज के मुतल्लिक अहम गुफ्तगू की थी और कई मसाइल जो है अपने नाज़रीन के सामने उन्होंने रखे थे कि इसकी क्या अहमियत है, किस तरीके से हज की अदायगी है और क्या-क्या शरई अहकामात हैं। बिलख़ुसूस बात की जाए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हर साल की तरह इस साल भी हज करने की जो सआदत हासिल हुई है, वो अशख़ास वो अफ़राद जो है वो हज सफ़र महमूद के लिए रवाना हो चुके हैं और जिनका पहला काफ़िला 7 जून को जिसको आगाज़ किया गया था और जिसको हरी झंडी दिखाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ जो हज कमेटी के मेंबरान थे उन्होंने जो है उसको रवाना किया था। उन्हीं की बात करें, बिलख़ुसूस हम बात करें जिस तरीके से इस मरतबा हज कमेटी के नए मेंबरान की कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसमें जहाँ राजौरी से चौधरी तालिब हुसैन का नाम जो है नामज़द किया गया था, उसी के साथ काबिल फ़ख्र की बात है कि पुंछ से एक जानी-मानी और अहम शख्सियत जिन्हें अलहाज इंजीनियर मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती के नाम से हर एक अवाम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हर आदमी जो है उन्हें वो जानता है कि किस तरीके से वो गरीब-गुरबा अवाम के लिए रहनुमा है। उन्हें भी जो है यहाँ से नामज़द किया गया था, जिसके बाद अवाम में काफ़ी खुशी की लहर थी। आज हम बात करने के लिए यहाँ पे आपके सामने रूबरू हुए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से पहले काफ़िला को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब के साथ मिलकर और दीगर जो कमेटी के मेंबरान थे उन्होंने उनके साथ मिलकर जो है हरी झंडी दिखाकर उनको रवाना किया था। इनसे जानने की कोशिश करेंगे हज कमेटी मेंबरान की जानिब से जो इस मरतबा उन्हें ये नामज़द किया गया था, काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को निभाया है और इन अफ़राद और इन अशख़ास को सफ़र महमूद पर रवाना करने के लिए क्या-क्या इंतज़ामात किए गए थे और किस तरह से जो है अब तक कितने जो अशख़ास हैं जो सफ़र महमूद के लिए रवाना हो चुके हैं। जी चिश्ती साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, टीवी मीडिया में आप सच्ची बात, लोगों की प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेशन तक और एडमिनिस्ट्रेशन की लोगों तक पहुँचा के माहौल ठीक करते हैं। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पहली बार इस साल में ये जो 2-3 कोरोना वायरस के बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज का कोटा बढ़ाया है और हमारी रियासत में भी इस साल, यानी इस साल नहीं, पिछले साल एक नई कमेटी गवर्नमेंट ने जो गवर्नर साहब ने नॉमिनेट की थी वो बनी है। कमेटी अपना पूरा काम करती है और जम्मू कश्मीर से तकरीबन 1200 हाजी, यानी कि हमारा 6700 का कोटा था, वो बढ़ते-बढ़ते 12,000 तक हमारी कमेटी में जो मैक्सिमम रिकमेंडेशन करके भेजी थी कि हमें मैक्सिमम, क्योंकि ये मुस्लिम स्टेट है, इसको इसका कोटा मिलना चाहिए। तो जो वेटिंग में वो बढ़ाते-बढ़ाते 3 वेटिंग लिस्ट निकल चुकी हैं, तो मिला के 12,000 के करीब हाजी साहिबान जो हैं वो इस साल श्रीनगर से और दिल्ली से जद्दह के लिए रवाना हो रहे हैं। जो दिल्ली से गए हैं वो 3 और 4 तारीख की फ़्लाइट थी और जो श्रीनगर से जा रहे हैं वो 7 तारीख को पहली फ़्लाइट, 2 फ़्लाइटें गईं जिसमें 630 है, 315 एक में और 315 दूसरी में। और पहली फ़्लाइट जो है हमारी रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने हरी झंडी दिखा के एयरपोर्ट से हाजियों को अलविदा किया है। उनके साथ हज कमेटी ऑफ इंडिया का एक मेंबर और हम 5 मेंबर जो रियासत जम्मू कश्मीर के थे वो भी मौजूद थे। हमारी हज कमेटी जो हाजियों को जो किस किस्म की प्रॉब्लम, वैक्सीनेशन की हो, पासपोर्ट की हो, वीज़ा की हो, इस किस्म की सहूलियत देने के लिए वहाँ 24 घंटे हाज़िर रहते हैं। जी। चिश्ती साहब, ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने भी फरमाया कि इस बार जो है हज कमेटी मेंबरान की नई कमेटी तश्कील दी गई है। जो कमेटी मेंबरान हैं उनकी तरफ से क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जो उन्हें निभानी पड़ती है और ख़ास करके जिस तरह से आपकी बात की जाए तो आपने बाज़ाते खुद जो है हज की शहादत हासिल की है
और आप भी जो जिस तरीके से सफ़र महमूद पर इस बार जो अशख़ास रवाना हो रहे हैं, इस तरीके से कभी आप भी रवाना हुए थे। तब में और आज में आपको क्या महसूस हुआ है कि तब ज़िम्मेदारियाँ जो है वो कमेटी की क्या हुआ करती थी और आज बाज़ाते खुद आप जो इंचार्ज बने हैं, तो क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ ऐसी होती हैं जो निभाई जाती हैं और ख़ास करके इन ज़िम्मेदारी को निभाते वक़्त कितनी मुसर्रत होती है? देखिए, मुसलमानों के लिए हज एक अहम फ़रीज़ा है, रुकन है, इस्लाम का 5 रुकन जिस पे मुसलमान होता है, उसमें एक फ़रीज़ा हज करना होता है। जिसको अल्लाह ताला तौफ़ीक दे, वो हज के लिए जाता है। मैक्सिमम लोग अप्लाई करते रहते हैं, किसी का अगर बदकिस्मती से नाम ना आए और कहीं का नाम पहले ही जब वो अप्लाई करता है, आ जाता है। एक नए मुल्क में जाना होता है, नए मुल्क के कानून के मुताबिक वहाँ का सिक्का लगता है, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन पे चलना पड़ता है और जिन हाजियों को जो दिक्कत यहाँ से आती है, उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है। हज कमेटी का काम है कि उनको ट्रेनिंग दी जाए हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। इस साल और पिछले सालों में फ़र्क इतना है कि इस साल हम कमेटी वालों ने हज कमेटी ऑफ जो यूटी है हमारी जम्मू कश्मीर की, हमने ये प्लान बनाया है उस हिसाब से कि एक डिस्ट्रिक्ट के हाजी एक ही दिन में जाएं, एक ही फ्लाइट में जाएं, एक ही बिल्डिंग में, ताकि वो क़याम हो। अपने ऐसे होता था, एक हाजी पुंछ का है, एक डोडा का है, एक श्रीनगर का है। तो जब वो अलग-अलग फ़्लाइटों में जाते थे, अलग-अलग बिल्डिंग में रहते थे, तो उनको दिक्कत आती थी। तो हमने इस साल कोशिश की है कि हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग-अलग डेटें मुकर्रर की हैं, ताकि वो एक ही फ़्लाइट में जाएँ और एक ही जगह जाके अलग-अलग बिल्डिंगों में अपने-अपने लोग ठहरें, उनके लिए काफ़ी सहूलियत है। इतना फ़र्क है, बाकी जो है वो सारा निज़ाम एक प्लान्ड होता है और उसी के मुताबिक। बिल्कुल यकीनन ये काबिल फ़ख्र की बात है कि जिस तरह से आपने बताया कि इसी मरतबा जो कमेटी तश्कील हुई है और सबसे पहला जो अहम फ़ैसला लिया गया और यकीनन ये बहुत बड़ा अहम फ़ैसला है। जिस हिसाब ये भी जानना चाहूँगा जिस तरीके से अमूमन हम देखें तो पिछले 2-3 सालों से जो है कोरोना वबा रही है और काफ़ी जो यहाँ से सफ़र महमूद पर रवाना होने वाले जो अशख़ास थे जिन्हें ये सआदत हासिल होनी थी, उन्हें काफ़ी दिक्कत और परेशानियाँ भी झेलनी पड़ी। हालाँकि इंतज़ामिया का काम होता है और इंतज़ामिया अपनी जानिब से जो है इन्हें शऊर बेदार करती है, इन्हें तरबियत देती है। मैं जानना चाहूँगा जिस तरीके से यहाँ जितने भी अज़ला हैं, वो यहाँ से कुछ जिस तरीके से आपने भी बताया कि कुछ दिल्ली से उनकी फ़्लाइट जो होती है और जो जम्मू कश्मीर जो हज हाउस जहाँ पे ये स सारे जो अशख़ास इकट्ठे होते हैं और वहाँ से इनको इनके शेड्यूल के मुताबिक भेजा जाता है। क्या ऐसा कोई मंज़र देखने को मिला कि ये अशख़ास जब सफ़र महमूद के लिए रवाना हुए तो किसी को कोई परेशानी आई हो जिसको हल करने के लिए कमेटी मेंबरान की जानिब से अहम फ़ैसला लिया गया हो या अहम इक़दामात उठाए गए हों? रियासत जम्मू व कश्मीर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर में है। हज हाउस भी श्रीनगर में है। हाजियों को दिक्कत आती है, कहीं हाजी जाते-जाते रुक जाते हैं। जैसे 7 तारीख को हमारी दूसरी फ्लाइट में से एक खातून बीमार हो गई। जब वो जहाज़ में एंटर हुई, वो बीमार हो गई, बेहोश हो गई। फौरी तौर वहाँ पर कमेटी ने एम्बुलेंस रखी थी, एम्बुलेंस में उसको हॉस्पिटल में लाया, हॉस्पिटल से उसका इलाज करवा के उसी फ्लाइट में 1 घंटे के अंदर-अंदर वापस उसको भेज दिया, क्योंकि उसका सामान वगैरह सारा उतार लिया था। फिर उसको उसी जहाज़ में वापस जाने के लिए अरेंजमेंट करके वापस भेज दिया। जैसे किसी को एक आदमी को कल 2016 में उसका पासपोर्ट इश्यू हुआ था, श्रीनगर का था, और पासपोर्ट में स्टैंप और सिग्नेचर की कहीं किसी पेज पे प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से इमिग्रेशन वालों ने उसका सामान जहाज़ से वापस उतार दिया। हमारे हज ऑफिसर ने आधे घंटे के अंदर-अंदर अरेंजमेंट करके उसका पासपोर्ट ऑफिस से ठीक करवा के वापस उस हाजी का सामान दोबारा लोड करवा दिया, जबकि पहले उन्होंने सामान निकाल दिया था, और उसको अल्लाह ताला ने तौफीक दी, वो वापस उसी फ्लाइट में चला गया। तो ये यानी कि
ये जो हज कमेटी के मेंबरान होते हैं और स्टाफ होता है, उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि अगर किसी हाजी को कोई प्रॉब्लम आए और वो प्रॉब्लम हल करके ताकि उसका मसला फ़ौरी तौर हल हो जाए। वो अब हमने एक ग्रुप बनाया है, हज का एक ग्रुप बनाया है जिसमें हमारे लोग उस ग्रुप में शामिल हैं। अगर वहाँ किसी हाजी को प्रॉब्लम होती है रहने-सहने, खाने-पीने में या गाड़ी में या किसी और, वो डालता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, हम यहाँ से उस हजाजुल कराम जो वहाँ हमारे गए हैं, उनको ये मैसेज देते हैं कि फ़लाँ बिल्डिंग में बिल्डिंग नंबर 401 वहाँ आदमी फ़लाँ आदमी है बेड नंबर पे, उसको ये प्रॉब्लम है, उसकी फ़ौरी तौर हल करो और उसका देखभाल पूरी की जाती है। यानी कि जो आपकी कमेटी है उनका जो ज़िम्मेदारी है यहाँ ही नहीं बल्कि वहाँ तक भी निभानी वहाँ तक भी, क्योंकि हमारे यहाँ से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हजाजुल कराम, खादिमुल हजाज वहाँ जाते हैं और उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वहाँ हाजियों को अगर कोई प्रॉब्लम आए, 300-300 हाजी पे एक-एक आदमी की ड्यूटी होती है कि वो उन 300 आदमी को देखे कि उसको क्या-क्या वहाँ प्रॉब्लम सऊदी अरब में उसको क्या प्रॉब्लम होती है। वो हज कमेटी अपने खर्चे से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं वो। क्यों? कि वो आम आदमी को नहीं भेजा जाता, गवर्नमेंट में मुलाज़िम उनके पहले इंटरव्यू होते हैं, सिलेक्श फॉर्म भरते हैं, सिलेक्शन होती है। देखा जाता है कि ये आदमी कॉम्पिटेंट है, सऊदी गवर्नमेंट में जाके ये हमारे हाजियों की देखभाल कर सकता है, उसी को सिलेक्ट करके वहाँ भेजा जाता है और वो अपनी पूरी ज़िम्मेदारी निभाता है। यकीनन इसमें कोई दोहराई नहीं कि गवर्नमेंट की जानिब से जहाँ एक तरफ अल्लाह ताला की तरफ से जो इसकी इस्तिताअत रखता है, उसी को अल्लाह ताला जो हज नसीब फरमाता है, लेकिन उसी के साथ-साथ जब इंसान इसकी नीयत करता है, तो उसके रास्ते जो हमकिनार हो जाते हैं और हर एक रास्ते में उसके लिए आसानी और बेहतरी अल्लाह ताला फरमा देता है। चिश्ती साहब ये भी जानना चाहूँगा, देखा जाए जहाँ यकीनन कुरान में भी इस चीज़ का ज़िक्र हुआ कि अल्लाह ताला जिससे चाहता है, वो उससे काम लेता है। देखा जाए अमूमन आपकी शख्सियत किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है और हर एक अवाम जो है चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी हो वो आपको बखूबी तरीके से जानता है कि किस तरीके से आप गरीब-गुरबा अवाम के लिए रहनुमा बनकर जो है पुंछ में आपकी शख्सियत जो है वो मशहूर है। इसी के साथ-साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा जिस तरह से इससे पहले आपने गरीब-गुरबा ख़ानदानों के साथ अपनी हमदर्दी जो है वो बरकरार रखी हुई है। लेकिन इस बार जो अल्लाह ताला ने आपको एक अहम फ़रीज़ा और अहम ज़िम्मेदारी दी है कि जिस तरीके से आपने अभी फ़रमाया कि जो हाजी किराम वहाँ से जा रहे थे और जिस तरीके से आपने बताया कि जो उनका पासपोर्ट का कुछ प्रॉब्लम आई और फ़ौरी तो जो है उसको हल करवाने के लिए कमेटी मेंबरान ने अपना अहम किरदार अदा किया। यकीनन जो हज का सवाब जो है उस उन अशख़ास को मिलेगा जिन्हें ये परेशानी आ रही है, उतना ही सवाब जो है कमेटी मेंबरान के खाते में भी अल्लाह ताला देगा। मैं ये जानना चाहूँगा कितनी खुशी आपको महसूस हो रही है कि पहले गरीब-गुरबा की मदद करने के लिए आपको अल्लाह ताला ने वो मौका दिया और अब अल्लाह ताला ने आपसे जो है ये काम लेना चाहा और अल्लाह ताला ने आपको ये एक अहम ओहदा दिया है और कितनी खुशी होती है इसका? मैं अल्लाह ताला का निहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे मखलूक की खिदमत के लिए मुंतखब किया है। चाहे मैं मुलाज़िम था, चाहे मैं बिज़नेसमैन था, चाहे मैं सियासी विचार में था, तो जब हर स्टेज पे मैंने अपने लोगों की खिदमत के लिए या लोगों की जो तकलीफ़ थी, जैसे कि ये पुंछ के लोगों को 0.14% को जो बीपीएल में थे, उनके नाम भी नहीं थे हेल्थ कार्ड के लिए। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, अपने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करके अपनी फ़ाइल वहाँ पहुँचाई और पूरे जैसे जम्मू व कश्मीर में आज हर आदमी 5 लाख का फ्री इलाज 1 साल में करवा सकता है। ये पब्लिक की खिदमत के लिए अल्लाह ताला ने मुझे मुंतखब करके उस सियासी पोस्ट पे मुकर्रर किया जिसकी वजह से ये मैं काम कर सका। इसी तरह हाजियों के लिए जो हमसे हो सका वो हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि अगर अल्लाह ताला ने हमें इस खिदमत के लिए लगाया है और हम अपनी खिदमत पूरी करेंगे। चिश्ती साहब मैं ये भी जानना चाहूँगा अमूमन देखा जाए तो लोगों की जब आपने अपना जो सियासी सफ़र जो है जिसका आगाज़ किया और अमूमन लोगों की जानिब से जो हमने भी कई मर्तबा ये सुनने को आया और देखने को भी मिला, लोगों का ये कहना है कि चिश्ती साहब जो हैं वो एक फ़कीर इंसान है और फ़कीर इंसान जो है वो कभी सियासत नहीं कर सकता है। इन्हें सियासत से दूर हट जाना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद आपने सियासत में बिना किसी लालच के लोगों की खिदमत गुज़ारी के लिए अपना
किरदार अदा किया। हर जगह जहाँ पे आपको लगा कि आवाम के कुछ मसाइल हैं, सुनने के लिए आप हर मकाम पर पहुँचे और वो भी बिना किसी ज़ाती मफ़ाद के। क्या कहेंगे आप आवाम के लिए, क्योंकि जिस तरीके से एक खिदमत खलक़ का जज़्बा लेकर आप हर जगह पहुँचे हैं, हालाँकि आप चाहें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़्ल व करम आप पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल है, लेकिन उसके बावजूद आप खिदमत खलक़ के लिए जो शाना-बशाना खड़े रहते हैं, क्या कहेंगे आवाम के लिए? मैं इसमें भी अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए लगाया। और मेरी सियासत, ये जो आजकल के ज़माने में सियासत समझी जाती है कि लोग अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए, अमीर बनने के लिए, लोगों के हकूक़ हड़प करने के लिए सियासत करते हैं, अल्लाह ताला ने मुझे उससे बचा के रखा है। मेरी बिल्कुल अलग से मैं लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ। अगर किसी पे नाजायज़ कोई मुकदमा ठोक दिया जाता है या वो किसी केस में इन्वॉल्व किया जाता है, तो उसके लिए मैं हुकूमत से दरख्वास्त करके उसको कि गलत तरीके से, ताकि किसी को ना फंसाया जाए। जैसे कि यहाँ कुछ लोगों ने जब पहले जब आर्टिकल 370 हटाया था, तो बहुत सारे लोगों को नाजायज़ गाँव से, जिसको पता ही नहीं था, उसको उठा के उस पे पीएसए लगा के मैंने गवर्नमेंट से लड़ के मैंने कहा, आप मुझे इनका करैक्टर बताओ, इनका पुराना कैरियर बताओ कि इसने कभी भी मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की है, तो इसको क्यों फँसाया है। ऐसे लोगों को मैंने वहाँ उन केसों में से राहत दिलाई। हुकूमत की तरफ से जो भी खिदमत हो सकती है, वो जिनके लोगों तक हकूक़ पहुँचाने होते हैं, मैं पहुँचाने में अपनी कोशिश करता हूँ। तो मेरी सियासत है कि लोगों को उनके हकूक़ मिलें। सच्ची हुकूमत, जैसे प्रधानमंत्री करप्शन ख़त्म करने का और गरीब लोगों तक उनके हकूक़ पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जैसे पुराने ज़माने में अगर 100 रुपये आता था कहते हैं 15 ही उस तक पहुँच सकते थे। आज अगर 100 रुपये आता है तो 100 पहुँचता है। जैसे ये प्रधानमंत्री का मिशन है कि गरीबों का हकूक़ उन तक पहुँचना चाहिए, उसी खिदमत को देखते हुए मैंने सियासत में कदम दिया है। मैंने कोई अपने ज़ाती मकसद के लिए, क्योंकि मैं अपनी तिजारत करता था, अपनी ज़िंदगी खुशहाल रखता था, तो लोगों की खिदमत करनी आसानी नहीं होती है, ये कांटों पे चलना होता है। और मैं इसको पसंद करता हूँ कि किसी गरीब को मेरी तरफ से अगर खिदमत हो के उसको राहत मिले, तो मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस खिदमत के लिए लगाया। मैं ये भी जानना चाहूँगा, अगर आप चाहें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़्ल व करम है, आप पे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, अल्लाह की तरफ से जो है हर एक चीज़ से अल्लाह ताला ने आपको मालूम-माल कर रखा है। जहाँ तक आपने कही गरीब-गुरबा की हिमायत की बात, तो ये बाज़ाते खुद हम भी जानते हैं और आवाम भी जानती है कि कितने ऐसे घराने हैं जिनके घर के चूल्हे जो है आपकी वजह से जल रहे हैं, क्योंकि वो आपकी फ़र्म में या दीगर जो आपकी इमदाद की वजह से, आपके ताउन की वजह से जो है वो अपना कारोबार चलाते हैं, सब सिस्टम करते हैं। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने गरीब-गुरबा की मदद करने की बात की, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब हेल्थ कार्ड की बात है तो आपने वो बात आवाज़ वहाँ तक बुलंद की। उसी के साथ-साथ देखा जाए, जहाँ फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात हुई तो काफ़ी लोगों में खौफ व दहशत का माहौल पैदा हो गया था। हमने भी देखा था, बाकायदा हमने न्यूज़ भी नशर की थी, जिसमें लोगों को ये लगा था कि अब उन्हें जो है उनके मालिकाना हकूक से जो है वो जुदा किया जा रहा है, उनके घर जो गिराए जाएँगे। उस वक़्त भी आपने जो है इस बात को पहुँचाने में जो अपना किरदार अदा किया, तो लोगों को ये कहा था कि किसी का घर भी नहीं गिरेगा, अगर किसी का घर गिराया जाएगा तो सबसे पहले मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती का घर गिराया जाएगा। और उस बात को भी आपने सही मायनों में जो है हुकूमत तक पहुँचाकर जो है उसको हल करवाने में काफ़ी अहम किरदार अदा किया। मैं ये जानना चाहूँगा, अमूमन देखा जाए काफ़ी लोग जो है कोई भी काम करते हैं उसको सोशल मीडिया पर या दीगर चीज़ों में सामने ज़ाहिर करके जो है वो दिखलाते हैं, हमने ये किया, हमने क्या वजूहात है कि आप अभी तक सोशल मीडिया या मीडिया के सामने नहीं आए और ज़मीनी सतह पर काम करके दिखाएँ? क्योंकि मैं सिर्फ़ अल्लाह को हाज़िर नाज़िर रख के अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ, और मेरा फ़र्ज़, मेरा काम देखने वाला अल्लाह है, और मेरे सामने अल्लाह ही इज़्ज़त देता है और ज़िल्लत देता है। ये जो सोशल मीडिया में है, ये सियासी लीडरों को वोट हासिल करने के लिए अपनी सियासी पहचान भी बनानी पड़ती है। मैं इसमें कमज़ोर हूँ, ये मैं मानता हूँ, मगर क्योंकि मेरी ज़िंदगी की आदत ही ऐसी है
कि मैं जो काम करता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरा अल्लाह मेरा काम देख रहा है। मुझे सोशल मीडिया में या दूसरी जगह ज़्यादा उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह काफ़ी है मेरा ये अमल देखने के लिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो आजकल के बच्चे हमारे हैं, अनएम्प्लॉयड होने की वजह से या किसी दूसरी प्रॉब्लम की वजह से, ताकि बच्चे खेल-कूद में हमारे, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये मिशन है कि उन्होंने, आपको पता है कि हर गाँव में, हर पंचायत में 20-20 हज़ार रुपए इसलिए दिया है। एक आदमी अगर अपनी कार में, जहाज़ में सफ़र नहीं कर सकता है, वो बस में कर सकता है, तो कम से कम बस के लिए वो पैदल ना चले, उसके लिए उसके पास पैसे होने चाहिए। 20,000 में अगर गाँव में कहीं प्लेग्राउंड बन सकता है, जहाँ गाँव के बच्चे वहाँ जाके खेल सकें अपना वक़्त गुज़ारने के लिए, और वो खेल-कूद में फिज़िकली भी अपनी सेहत ठीक करेंगे, मेंटली भी ठीक करेंगे और अपना वक़्त गलत किसी काम में नहीं लगाएँगे। उसके लिए जो हमारे प्रधानमंत्री गरीबों की जो इतनी मदद करते हैं, उनकी ये ख्वाहिश है, तो हमें भी ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर उनकी कोई इमीडिएटली रिक्वायरमेंट है और हमें अल्लाह ताला ने कुछ तौफ़ीक दी है, तो हम उसमें से, हमें उसका शेयर जो लोगों का है वो देना चाहिए, और जो मुझे तौफ़ीक होती है वो मैं देता हूँ। चिश्ती साहब, आखिर में एक बात ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि हमारे देखने वाले जो नाज़रीन हैं वो भी इस बात को कहीं न कहीं सोच-विचार में होंगे कि आखिर ये सवाल जो है अमीन ने चिश्ती साहब से क्यों नहीं किया है। मैं जानना चाहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ आपके पास है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप चाहें तो शहर में 2-3 बंगले बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो जो ऐश-ऐयाश की ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देख पा रहे हैं कि आपका जो घर है वो एक किनारे पे बिल्कुल दरिया के नज़दीक बनाया हुआ है। और वहाँ पे भी इतनी जो डेवलपमेंट हमने उसमें नहीं देखी है, उसके बावजूद आप बहुत ज़्यादा सादगी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखें, आपने देखा हो कि सिकंदर बादशाह से बड़ा कोई बादशाह नहीं हुआ है, जो पूरी दुनिया को फ़तह करे। उसने भी दुनिया से वो चले गए। हम सब ने जाना है, तो ये दुनिया की ऐशो-अशरत यहाँ ही काम आएगी। अगर वो पैसा जो हम अपनी ऐशो-अशरत पे खर्च करें और वो हम उन गरीबों पे खर्च करें, तो हमारी आखिरत अच्छी होगी। हम आगे के लिए अपने लिए कुछ बनाएँगे। यहाँ जो ऐश और अशरत की, वो इसी दुनिया में ख़त्म हो जाएगी, आखिरत के लिए कुछ नहीं रहेगा। मुझे, जैसे मेरे भाई का बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है उसी में मेरा बड़ा है। जैसे मेरा भाई सोता है वैसे मैं सोऊँ, जो मेरा भाई खाता है वैसे मैं खाऊँ, जो मेरे गाँव वाले खाते हैं। तो मैं इसलिए गाँव की ज़िंदगी ही बसर कर रहा हूँ। मैं भी शहर में 2-3 जगह होने के बावजूद भी मैंने वो फ़रोख्त कर दी थी, मैंने मकान नहीं बनाया, क्योंकि मैं अपने गाँव के लोगों के साथ गाँव की प्रॉब्लम को हल करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम देख के तो उनके साथ ही रहता हूँ। चिश्ती साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक़्त हमारे साथ जो निकाला और अहम पैगामात जो आवाम तक पहुँचाया, और कई चीज़ें ऐसी आपने बताई हैं, जिनसे कहीं न कहीं हमें भी जो है काफ़ी सबक हासिल हुआ और कई चीज़ें उनसे जो हम हासिल कर पाएँगे। शुक्रिया, जो-जो बातें मुझे आपने पूछी और जो मेरे मन में थी, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मन की बात सुनाते हैं तो वो महीने के आखिर में, तो मैं भी अपनी हुकूमत से ये कहता हूँ कि पब्लिक के मन की बात भी सुननी चाहिए, कि पब्लिक के मन में क्या है, और वो तब ही मन की बात आदमी सुना सकता है जब पब्लिक में रहता हो, पब्लिक की बात सुनता हो, उन जैसा ही होके चलता है। तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज अपना कीमती वक़्त निकाल के हमारे मन की बात सुनी और सुनाई, इसके लिए आपका शुक्रिया। यकीनन नाज़रीन, ये थी हमारे साथ पुंछ की जानी-मानी शख्सियत अलहाज इंजीनियर मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती साहब। ये जिस तरीके से आप बखूबी जानते हैं कि ये किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, अल्लाह ताला ने इन्हें इस काबिल बनाया है कि जिस तरीके से मैंने अभी इनसे जानने की भी कोशिश की, लेकिन इन्होंने कुछ बातें जो है वो गोल-मोल में करके, क्योंकि ज़्यादातर जो है ये वाज़ेह उनको नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन मैं अपने नाज़रीन तक ये बात ज़रूर छोड़ूँगा कि जिस तरीके से अगर ये चाहें तो ऐश-ऐशत की ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर इनके घर का छत देखा जाए तो इनके घर का छत शायद कहीं से टूटा-फूटा होगा, लेकिन दूसरे के घरों का छत बनाने के लिए जिस तरीके से शाना-बिशाना ये अपनी खिदमात को फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, उसका अजर इन्हें दुनिया में नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने क़यामत के
रोज़े महशर के दिन के लिए रखा है और उस ज़ख़ीरे में जो है वो जमा है और इंशाअल्लाह इनका जो सवाब उस वक़्त इनको मिलेगा जिस वक़्त दुनियावी सब चीज़ें जो ख़त्म हो चुकी होंगी और उस वक़्त इंसान एक नेकी के लिए मोहताज होगा। लेकिन दुनिया में जिस तरीके से उसने जो किया होगा वो उसे उस वक़्त मिलेगा। तो यकीनन इसमें कोई दोहराई नहीं है कि अल्लाह ताला ने इनसे कई काम लिए हैं अवाम की खिदमत गुज़ारी के लिए, क्योंकि हक़ूक़ुल्लाह और हक़ूक़ुल इबाद ये दोनों चीज़ें जो है इंसान को अदा करनी होती हैं कि जो अल्लाह ताला का बंदे पे हक़ है, वो भी बंदे ने जो अदा करना है और अल्लाह ताला ने जो बंदे का बंदे पे यानी कि इंसान का इंसान पे जो हक़ दिया है, वो भी उसको अदा करना है। लेकिन कई ऐसे हमारी तरह बदनसीब हैं, मैं खुद की भी बात कहूँगा कि हमें अल्लाह ताला ने इतनी इस्तिताअत नहीं दी है, हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऐसी भी शख्सियात इनकी तरह मौजूद हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें माली हैसियत से भी नवाज़ा है और दुनियावी हैसियत से भी नवाज़ा है और अल्लाह ताला ने इतना शऊर भी दिया है कि वो दुनिया में आने का मकसद यही समझते हैं कि ये 4 दिन की ज़िंदगी है, हम किराए पर हैं, यहाँ पे मुसाफ़िर की तरह आए हैं और मुसाफ़िर की तरह जाना है और यहाँ पे हमारा जो अहम फ़रीज़ा है, अल्लाह ताला ने जिस तरीके से हमें यहाँ दुनिया में जो है इंसान बनाकर भेजा है कि वो अल्लाह ताला की इबादत करें और अल्लाह ताला के बंदों की मदद करें। यानी कि अल्लाह ताला ने जो अपने बंदे यहाँ पे भेजे हैं, कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो अमीर को चाहिए अगर वो इस्तिताअत रखता है, तो वो गरीब की जो मदद करे, क्योंकि अल्लाह ताला ने दोनों को एक ही मिट्टी से बनाया है। तो यकीनन जिस तरीके से अल्लाह ताला ने इनसे इससे पहले भी खिदमत खलक का काम जो है वो लिया है और यही वजूहात है कि अल्लाह ताला ने इन्हें एक ऐसे ओहदे पे फ़ाइज़ किया है, हज कमेटी का मेंबर बनाया है, जिस तरीके से इन्होंने तफ़सीलन बताया कि उनकी क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और किस तरीके से वो अपनी ज़िम्मेदारियों को निभा रहे हैं। तो अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हर इंसान को इन्हीं जैसा बनाए, जो इतनी इस्तिताअत रखे कि वो अपने से ज़्यादा जो है, क्योंकि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम में से सबसे बेहतर शख्स वो है जो अपने से ज़्यादा अपने दूसरे भाई के लिए जो है चीज़ पसंद करे। तो यकीनन हमें भी ऐसी इस्तिताअत अल्लाह ताला बख्शेगा और हमें ऐसा जो है ऐसी सोच रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस काबिल बनाए कि हम अपने से ज़्यादा जो है दूसरों की मदद कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आज के जो ये ख़ुसूसी पैगामात अवाम तक पहुँचाएँगे, अवाम इन पर सुनेगी और अमल भी करेगी और अल्लाह ताला से ये दुआ करेगी अल्लाह ताला हमें भी इस काबिल बनाए। तो आज की इस ख़ुसूसी गुफ्तगू में मेरे साथ बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहम्मद अमीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।